गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप सबों को मेरे इस चैनल हाई GKGS बाय डॉक्टर सुमन पे स्वागत है। बहुत दिन से एक क्वेश्चन का डिमांड मुझसे हो रही थी, वो था चोल का स्थानीय स्वशासन। आज हम चोल के स्थानीय स्वशासन को पढ़ेंगे और जो मॉडर्न इंडिया का जो सब्जेक्ट चल रहा है वो यथावत जारी रहेगा। तो चलिए देखते हैं चोल का स्थानीय शासन क्या था। चोल का स्थानीय शासन अपने आप में एक अद्वितीय शासन था। यह इसलिए कि उस जमाने में भी केंद्र का इस पे लगभग न के बराबर हस्तक्षेप होता था और इस प्रकार से चोलों का जो यह देन है बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय आज भी है। अगर इसकी प्रासंगिकता को आज देखें तो आप जो देख रहे हैं कि जो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रिंसिपल पंचायती राज व्यवस्था में आया है, कहीं न कहीं इससे प्रेरित है। आप देखिए कि उस समय का जो चोल शासन काल में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू हुआ, उसके पहले भी चोल का इस प्रकार का स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू करने की कोशिश पांड्य और पल्लव वंशों ने किया था, लेकिन जो विशेषता चोल काल में थी वो विशेषता पहले के कालों में नहीं था। आज हम बहुत आसानी से चोल के स्थानीय शासन को समझ पाएंगे। तो चोल के स्थानीय शासन का अगर आप लोग से ये पूछे कि इसकी स्रोत क्या है, तो चोल का ही एक राजा था जिसका नाम था परांतक प्रथम। उसका एक अभिलेख है जिसका नाम है उत्तर मेरूर का अभिलेख। तो अगर आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाए या मेंस में लिखने के क्रम में, तो स्रोत को लिखना सर्वप्रथम जरूरी होता ही है। तो आप लिख सकते हैं चोल के स्थानीय शासन व्यवस्था की जानकारी हमें प्रथमतः परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिलता है। उत्तर मेरूर का अभिलेख जो है परांतक प्रथम के 12वां से लेकर के 14वां साल का शासनकाल के बीच का अभिलेख है। तो देखिए चोल की शासन जो स्थानीय स्वशासन की जो स्रोत था हम लोग सीख गए, उत्तर मेरूर का अभिलेख था। अच्छा, चोल के स्थानीय शासन में मुख्यतः हम लोग 4 अंग को अगर पढ़ लें तो हमको पूरा का पूरा चोल के स्थानीय शासन समझ में आ जाएगा। वो चोल का वो 4 सा अंग क्या है? एक है ऊर, स्थानीय संस्था ऊर, और दूसरी संस्था है सभा या महासभा, और तीसरी जो संस्था है वो नगरम है, और चौथी संस्था क्या है? नाडु है। तो इसी 4 को अगर हम लोग समझेंगे तो चोल के स्थानीय व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं। एक एक करके आपको हम पहले सर्वप्रथम ऊर के बारे में बताएंगे, उसके बाद सभा या महासभा के बारे में बताएंगे, फिर नगरम के बारे में बताएंगे, फिर नाडु के बारे में बताएंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग पहले देखते हैं ऊर के बारे में कि ऊर क्या था। व्हाट वाज ऊर? ऊर क्या था? तो ऊर जो था गैर ब्राह्मण का एक गांव था। आप गैर ब्राह्मण का गांव का समझिएगा तो इसका एक मीनिंग नहीं कि सिर्फ एक गांव में, एक ही गांव से यह संबंध नहीं रखता था, कई गांवों को मिला करके, ठीक है, कृषक गांवों के प्रतिनिधि थे। यानी कि ऊर जो था ये ब्राह्मण बस्ती नहीं कहा जाता था, गैर ब्राह्मण बस्ती था। और साधारणतः इसमें कौन होते थे? कृषक लोग होते थे। कृषक लोग ही इसका क्या होते थे? प्रतिनिधि होते थे। और कौन सा कृषक प्रतिनिधि होते थे? जो या तो जमींदार होते थे या तो गांव के प्रमुख होते थे। तो देखिए कितना आसान बात है इसको ऊर को समझने के लिए। ऊर को हम कैसे समझे? ऊर को सिर्फ समझे कि गैर ब्राह्मण बस्ती था जिसमें प्रधानतया कृषक लोग रहते थे, और इसके जो सदस्य बनते थे वो कौन सदस्य होते थे? या तो जमींदार होते थे या तो गांव के प्रधान होते थे। तो देखिए ये साधारणतया इसके जो सदस्य बनते थे या तो जमींदार होते थे या तो गांव के प्रधान होते थे। इसके सदस्य को उरार कहा जाता था या तो किलान कहा जाता था। या यानी कि आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा ऊर के सदस्य को क्या कहा जाता था, तो उसके सदस्य को उरार कहा जाता था या तो किलान कहा जाता था। इसके सदस्य कौन बनते थे? तो जमींदार बनते थे या तो गांव के प्रमुख बनते थे। ऊर था क्या? तो गैर ब्राह्मणों की बस्तियां थी। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब देखिए उसके कार्य क्या, उसकी संख्या क्या होता था ऊर की। तो जनरली आप लोग को मैं बताऊं
कि ऊर नामक संस्था की जो संख्या था, मतलब सदस्य की संख्या 10 से कम हुआ करता था। लेकिन कहीं न कहीं इसका जो अपवाद भी मिलता है, जहाँ की ऊर के सदस्यों की संख्या 30 तक भी मिलता है। लेकिन साधारणतः अगर ऊर के सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 10 से कम मिलता है। कितना? 10 से कम मिलता है। अब समझ में आ गया कि ऊर के सदस्य को किलान या उरार कहा जाता था। सदस्य जमींदार या गांव के प्रमुख बनते थे। इसकी सदस्य संख्या 10 से कम होती थी साधारणतया। अब उसके कार्य क्या थे? अब कार्य उसके थे, देखिए, सार्वजनिक कल्याण। कितना इंपॉर्टेंट काम है। ऊर का काम था सार्वजनिक कल्याण करना, अर्थात सिंचाई व्यवस्था करना, तालाब इत्यादि का निर्माण करना। भूमि अधिग्रहण, देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। भूमि अधिग्रहण की बात भी किसके अधीन था? ऊर के अधीन था। लगान में वो छूट भी दे सकता था और भूमिदान भी दे सकता था, तालाब इत्यादि का निर्माण भी कर सकता था। तो देखिए, ऊर का बहुत ही, एक प्रकार से कह सकते हैं, बहुत बड़ा योगदान था स्थानीय स्वशासन में, जिसमें कि कर में कमी भी किया जा सकता था, तालाब सिंचाई इत्यादि व्यवस्था का भी ये करता था, भूमि अधिग्रहण भी कर सकता था वो, और क्या है, भूमिदान भी, जब अधिग्रहण कर सकता था, यानी भूमि को अधिग्रहण कर सकता था, भूमिदान भी देता था। इस प्रकार से ऊर के बारे में हम लोग अच्छा से समझ गए कि ऊर क्या था। ऊर एक गैर ब्राह्मणों की बस्ती थी, जिसके सदस्यों को किलान या उरार कहा जाता था। इसके सदस्य गांव के जमींदार या तो गांव के प्रमुख होते थे। सदस्यों की संख्या साधारणतया 10 से कम होता था, लेकिन इसके अपवाद भी मिलते हैं। और इसके जो कार्य थे वो सार्वजनिक कल्याण, भूमि अधिग्रहण, भूमिदान इत्यादि इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। तो अब जो है, ऊर के बाद हम लोग पढ़ेंगे सभा या महासभा। महासभा सभा का ही बड़ा रूप था। तब सभा क्या था? सभा था ब्राह्मणों की बस्तियां, जिसे अग्रगाह या ब्रह्मदेव भी कहा जाता था। हम लोग ऊर क्या पढ़े थे? गैर ब्राह्मणों की बस्तियां थी, और ये जो है ब्राह्मणों की बस्तियां थी, जिसको क्या कहा जाता था? अग्रगाह कहा जाता था, या तो ब्रह्मदेव ही से कहा जाता था। ठीक है। अब जो है, यह सभा जिसकी सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल कहा जाता था। जबकि ऊर के सदस्यों को किलान या उरार कहा जाता था, और यहाँ पे इसके सदस्यों को क्या कहा जाता? पेरुमक्कल कहा जाता था। अब देखिए, यहाँ जो सदस्यों की संख्या है ये निश्चित नहीं है, जबकि ऊर में सदस्यों की संख्या 10 से कम माना गया है। यहाँ पे सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन उत्तर मेरूर के अभिलेख में 30 सदस्य के बारे में चर्चा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके सदस्यों की संख्या को कंफर्म नहीं किया जा सकता है। तो ये स्पष्ट हुआ कि सभा जो है ब्राह्मणों की बस्तियां थी, जिसे ब्रह्मदेव या अग्रहार कहा गया। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कि आप यह कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ब्राह्मणों की बस्तियां का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ गांव में ब्राह्मण ही रहता होगा, ऐसा नहीं। उस गांव के जो प्रमुख होते होंगे वो ब्राह्मण होते होंगे। और चूंकि आप लोग को मालूम है कि ब्राह्मण स्वयं से कृषि नहीं करता होगा, उसको कृषि करने के लिए कई अन्य जातियां वहां पे उपस्थित रहता था। तो इससे ये सीधा मीनिंग नहीं लेना है, गोल्ड के जैसा स्वर्ण नहीं लेना है कि बिल्कुल ये ब्राह्मण की बस्तियां था। लेकिन ये ब्राह्मण बस्तियां इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये ब्राह्मण के अधीन था। तो उसके प्रतिनिधि जो होते थे महासभा के, सभा के सदस्य होते थे। सदस्य कितने होते थे इसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन उत्तर मेरूर के अभिलेख में 30 सदस्यों की चर्चा मिलती है। और अब देखिए इसका चुनाव कैसे होता है। तो इसके सदस्यों का चुनाव जो है, सदस्यों को जो नियुक्ति होता है वो चुनाव प्रक्रिया से होता है। हम आगे चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, और आप लोग इसको अच्छा से सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पे समझ लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करिएगा, सेम हाई GKGS बाय डॉक्टर सुमन। उसमें मैं इसका PDF डाल दिया हूँ और पुनः डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सदस्य जो थे पेरुमक्कल कहा जाता था, जिसकी संख्या निश्चित नहीं थी। अच्छा, ये जो सभा था,
इस सभा को चलाने के लिए कार्य समिति था, जैसे कि भारत सरकार को चलाने के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, उसी प्रकार से इस सभा को चलाने के लिए एक कार्य समिति की निर्माण होता था, जिसको बरियम कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? बरियम कहा जाता था। तो इसके सदस्य काफी इंपॉर्टेंट होते थे और इसके सदस्य के पास शक्ति भी ज्यादा होती थी। तो पहले आप देखेंगे बरियम, तो अब ये चीज तो समझ में आया आप लोग को बरियम क्या होता था। तो बरियम का सीधा आंसर है कि सभा की कार्यकारिणी सदस्यों को बरियम कहा जाता था। सभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? बरियम कहा जाता था। इसके सदस्य का जो चुनाव होता था वो साधारण ढंग से नहीं होता था, इसके लिए निर्धारित योग्यता था। अब उस योग्यता को देखिए। पहली योग्यता था कि 1/4 नीलम जमीन उस व्यक्ति को चाहिए। 1/4 एक चौथाई नीलम का एक चौथाई उसको चाहिए। नीलम क्या होता था दोस्तों? तो आपको हम बता दें कि 1 नीलम इक्वल टू होता था 1.5 एकड़ जमीन। 1 नीलम इक्वल टू 1.5 एकड़ का जमीन होता था। उसका एक चौथाई हिस्सा कम से कम उस व्यक्ति को जमीन होना चाहिए जो बरियम का सदस्य बनना चाहता है। पहली योग्यता था, जमीन होना चाहिए। दूसरी बात, उसका अपना का घर होना चाहिए अपने जमीन पर, अपना घर होना चाहिए अपने जमीन पर। और तीसरी बात, उसकी योग्यता 30 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अन्य किताबें 35-65 भी मिलेंगे, तो उसके लिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं उठाना है। एक रेंज है, वो 30 से 60 के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। और उसकी चौथी योग्यता क्या है? कम से कम एक वेद का उसको ज्ञान होना चाहिए और कम से कम एक भाषा का उसको अच्छा तरीके से ज्ञान होना चाहिए। और इसके बावजूद उसका जो आचरण होना चाहिए अति उत्तम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम बरियम के सदस्यों की योग्यता के बारे में भली भांति तो समझ गए हैं। अब देखिए, इसका जो चुनाव होता था, सदस्यों का जो चुनाव होता था वो लॉटरी के हिसाब से होता था। सभी सदस्यों के नाम लिख दिए जाते थे और एक बर्तन में उसके नाम को डाल दिया जाता था मोड़ करके, और बच्चे उसका निकालता था और जितने सदस्यों का चुनाव होना रहता था वो चुन लिए जाते थे। तो मुख्यतः जो बरियम के सदस्य होते थे कुल 30 होते थे। बरियम के कुल सदस्य जो होते थे 30 होते थे। और बरियम से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक अलग संस्था नहीं थी, ये सभा का कार्यकारिणी संस्था था। अब देखिए 30 सदस्य कैसे होता था। तो बरियम में 3 समिति होते थे। एक वार्षिक समिति जिसकी सदस्यों की संख्या 12 होती थी, और उद्यान समिति उसकी सदस्यों की संख्या भी 12 होता था, और ये तालाब या तड़ाक समिति उसकी सदस्यों की संख्या 6। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य हो गए। और आप हम चुनाव भी जान गए, कैसे चुनाव हुआ इसका? लॉटरी से चुनाव हो गया। अब देखिए बरियम की सदस्यों का या सभा के सदस्यों का बैठक कहाँ पे होता था? तो बैठक जनरली गांव के बड़े पेड़, छायादार पेड़ के नीचे होता था, जैसे पीपल या बरगद इत्यादि का जो पेड़ होता था उसके नीचे होता था। अन्यथा तालाबों के चबूतरों पर, तालाब के किनारे, इस प्रकार के बैठक होते थे। बरियम या सभा के बैठक तालाब या पेड़ों के नीचे होता था। तो ये भी समझ गए आप लोग। अच्छा, इसकी कार्य देखिए क्या है। कार्य स्वभावतः ही आप लोग समझिएगा कि ये ग्रामीण संस्था था और यहाँ पे भूमि से ज्यादा लेने देनी सब कुछ होता था, कृषि लेने देनी होता था। और इसके सदस्य जब ऊर में भी देखे तो जमींदार होते थे या गांव के प्रमुख होते थे, और यहाँ पे सभा में भी महत्वपूर्ण व्यक्ति इसके सदस्य होते थे। तो भूमि से संबंधी ही इसकी कार्य क्षेत्र था। तो देखिए कार्य क्षेत्र में जैसे भूमि पर कर लगाने का इसको अधिकार था। उसके बाद भूमि का ब्यौरा रखता था, और ये समिति बरियम जो थी ये बेगार भी ले सकता था। बेगार आप लोग समझते हैं? बेगार का मतलब वैसा काम लेना जिसके लिए मुआवजा नहीं देना। तो वो निम्न वर्गीय लोगों से वो काम करवाते थे जिसके लिए वो क्या करते थे कि उसको मुआवजा या उसकी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए, और उसका चौथा काम जो था, केंद्र सरकार को वो कर देता था। केंद्र सरकार को क्या देता था? कर देता था। वो सालाना एक बार कर भेजता था। ऐसा कम ही अवसर आता था, या ना के बराबर समझिए, कि केंद्र सरकार इसके कार्यों पर हस्तक्षेप करता था। पूर्व के बाद हम सभा देख चुके हैं और सभा का बड़ा रूप महासभा को भी समझ चुके हैं।
उसके समिति बरियम को भी समझ चुके हैं। अब हम नगरम को समझेंगे कि नगरम क्या थी। व्यापारिक मामलों का नियंत्रण वो निष्पादन करता था। सीधा इसके बारे में समझना है। नगरम जो था व्यापारिक गतिविधि को निरीक्षण करता था और उसके कार्यों का निष्पादन करता था और उसका नियंत्रण भी करता था। यानी कि व्यापार से संबंधित जो संस्था थी ग्रामीण स्तर पर वो नगरम कहलाती थी। किस स्तर पर? ग्रामीण स्तर पर जो संस्था थी उसको क्या कहते थे? नगरम कहते थे। और इसके सदस्यों को नगरतार या नगरोत्तम कहा जाता था। या तो नगरतार कहा जाता था या तो नगरोत्तम कहा जाता था। अब इसके छोटे कार्य को देख लीजिए। तो स्वाभाविक बात है, व्यापार से संबंधित होगा तो बाजार होगा, तो ये बाजार पर टैक्स लगाने का अधिकार इसको था। और दूसरा जो है टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ उसी इलाके पर ये भूमि पर टैक्स लगा सकता था जिस इलाके पर नगरम का अधिकार होता था। नगरम के अधिकार के अंदर जो एरिया आते थे, क्षेत्र आते थे, उस पर भूमि टैक्स भी लगा सकता था और बाजार पर तो कर लगा ही सकता था। तो नगरम आप लोग आसानी से समझ लिए, कुछ नहीं था। व्यापारिक गतिविधि का निरीक्षण करना, व्यापार से संबंधित सारे कार्यों का निष्पादन करना नगरम करता था। उसके सदस्यों को नगरतार या नगरोत्तम बोला जाता था और वो टैक्स दो प्रकार के लगाते थे। एक तो बाजार पर टैक्स लगाते थे, बाजार कर होता था, और दूसरा उस भूमि पर टैक्स लगाते थे जो उसके अधीन होता था, बस। और अब आइए एक और संस्था ग्राम स्तर पर की थी जिसको बोलते हैं नाडू। ये जो नाडू जो था दोस्तों, ये अगर पद सोपान की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऊर, सभा इत्यादि से ऊपर था। नाडू का जो पोजीशन था ऊर और सभा के ऊपर था, नहीं बड़ी संस्था था। ऊर और सभा से बड़ी संस्था था। इसका काम था भू राजस्व का प्रबंधन करना। क्या काम था? भू राजस्व का प्रबंधन करना। और इसके पास इतनी शक्ति होता था कि नाडू, अगर कोई नाडू है तो अपनी शक्ति से भूमि का दान भी दे सकता था। यही इसका प्रमुख काम था। तो नाडू, बस नाडू में इतना समझना है कि ऊर और सभा से पद सोपान के दृष्टिकोण से ऊपर था। ये भू प्रबंधन का इसका मुख्य कार्य था। हालांकि अपने नाम से ये भूमि को दान दे सकता था। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो है चोलों के स्थानीय स्वशासन को भली भांति समझ चुके हैं। अगर रोमिला थापर की भाषा में अगर इसको स्पष्ट करें तो रोमिला थापर ने लिखी है कि चोल का स्थानीय शासन एक अद्वितीय शासन था जिसमें कि केंद्र की शक्ति इस पे हस्तक्षेप न करके इसकी शासन में सहयोग करता था। तो इसी लाइन से स्पष्ट होता है कि केंद्र में इसमें हस्तक्षेप लगभग ना के बराबर करता था और जरूरत पड़ने पर केंद्र इसको समर्थन और सहयोग ही करता था। इसलिए ये चोल शासन व्यवस्था अपने आप में अद्वितीय है। तो दोस्तों, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेम नाम से है, हाय GKGS बाय डॉक्टर सुमन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।